वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी करंट अफेयर्स के टॉपिक की। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक भी है और जीएसए का टॉपिक भी जो है वो है। ठीक है, द प्लास्टिक पैराडॉक्स, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर के अंदर आया होता है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि भाई प्लास्टिक जो है इसको कैसे काउंटर किया जाए, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ी जो है वो तबाही है, और इस तबाही को कैसे जो है हम रोक सकते हैं ताकि हम सस्टेनेबल जो है वो वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, द प्लास्टिक पैराडॉक्स नेविगेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इन अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये इसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है ये अफेक्ट कर रहा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात ये है, देखिए अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखते हैं तो 90% चीज़ें हमें शायद प्लास्टिक की हम यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो हम कहीं से बाय करके आ रहे होते हैं या हमारे घरों के अंदर होती हैं, तो प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। जबकि हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि भाई प्लास्टिक जो है वो कभी भी हम उसको दोबारा से ख़त्म नहीं कर सकते, उसको लाखों करोड़ों साल लगते हैं दोबारा से उसको ख़त्म करने में, अगर उसको हम डिकम्पोज भी करें तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो प्लास्टिक पैराडॉक्स है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर का प्लास्टिक है। ठीक है, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के हमें देखने मिल रहा है। ठीक है ना, यानी इसके मुख्तलिफ जो रंग है, मुख्तलिफ नोयतें हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं पे तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसके बिना बिल्कुल हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आज हम देखें कैसे प्लास्टिक की चीज़ों की तरफ, जैसे पीवीसी वगैरह हो गया, तो हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कही जाती हैं सस्टेनेबल हैं। इवन लोहे की चीज़ों के ऊपर इनको प्रेफर किया जाता है। वहीं पे कहीं पे जब ये दोबारा से जब डिकम्पोज ही नहीं हो सकती तो फिर ये सबसे ज़्यादा नुकसान है इनका। तो वन हैंड अगर हम ये कहें तो इन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया इंडस्ट्रीज को, हमारी डेली लाइफ को, और हमें क्या दी, वर्सटिलिटी दी, ड्यूरेबिलिटी दी और अफोर्डेबिलिटी दी। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग क्यों रिप्लेस हो रहे हैं प्लास्टिक की तरफ या क्यों हुए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा चीप हमें पड़ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है दूसरी चीज़ों की बनिस्बत। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो ये मैसिव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ये छोटा नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ा जो है वो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक बड़ा प्रॉब्लम, यानी जहां पे ये हमें इनोवेशन दे रहा है, ड्यूरेबिलिटी दे रहा है, अफोर्डेबिलिटी दे रहा है, वहीं पे उस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं जी, प्लास्टिक पैराडॉक्स कह रहे हैं। अब प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो क्या है जी, एन अर्जेंट कंसर्न है। ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है कंसर्न है। इसी वजह से मैंने कहा कि न्यूज़पेपर जैसे बार बार जो है डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो क्यों है? क्योंकि ये हर चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। ये किस किस को नुकसान पहुंचा रहा है? ये चैलेंजेस जो है किसके लिए है जी, चैलेंज क्रिएट कर रहा है सॉइल के लिए, सॉइल को कंटेमिनेट कर रहा है, यानी ज़मीन हमारी गंदी कर रहा है, ओशन हमारे जो है वो गंदे कर रहा है, और बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, यानी मिट्टी की क्वालिटी भी हमारी ख़राब हो रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ ओशंस जो हैं उसमें जो है वो बिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से जो है ये सारे के सारा प्लास्टिक जा रहा है एट दी एंड, क्योंकि वहीं पर जाना है। और बायोडाइवर्सिटी जो है उसको भी, जो जंगली हयात है उसको भी शदीद किस्म का नुकसान इससे पहुंच रहा है। तो अल्टीमेटली हम इससे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं प्लास्टिक के साथ। अब प्लास्टिक अगर हम देखते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है जी 10% ऑफ आवर डेली वेस्ट। कि हमारा जो, अगर हम वेस्ट देखते हैं एक फैमिली के, अगर हम लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं तो 10% जो है वो उस फैमिली का, अगर 100% का जो भी वो यूज कर रहा है उसमें से 10% तो उसका सिर्फ प्लास्टिक है। ठीक है, गो कि इससे ज्यादा है लेकिन ये एक एवरेज है। तो आप अंदाजा कर लेंगे 10% जो है वो सारे का सारा वेस्ट जो है वो प्लास्टिक है, इतना ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है। और यूज जो हो रहा है वो तो हम हमारे पास मौजूद है, लेकिन जिसको हम वेस्ट बना रहे हैं, जिसको हम फेंक रहे हैं, वो 10% पे है। जो बाकी जो घरों के अंदर जो यूज कर रहे हैं वो इससे अलग है, ये याद रखिएगा। तो ये वेस्ट वही है जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं। एस्केलेटिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, कि किस तरह से हम जो है इसमें डूबते जा रहे हैं और क्या क्या इसके कंसिक्वेंसेज हमें देखने को मिल रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट यहां पे अगर हम कोट करते हैं तो यूएन क्या कह रही है कि 2050 तक जो है वो 4 गुना इसका यूज बढ़ जाएगा और तकरीबन 34,000 मिलियन टन। ठीक है, यानी 2050 तक कितना हो जाएगा इसका यूज, 34,000 मिलियन टन हो जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि कितना ज्यादा जो है यूज है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास कि जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन है उससे 1% हमने देखा कि 2014 के अंदर ये बन रहा था और इस टाइम पे ये 20% हो चुका, और ये 2050 तक जो है वो 20% हो जाएगा। अब आपको पता है प्लास्टिक जो है वो बाय प्रोडक्ट है किसकी, ऑयल की। किस ऑयल की? क्रूड ऑयल की। जो जमीन से हम ऑयल हासिल करते हैं, ठीक है, जमीन से हमने रॉ
रॉ ऑयल हासिल किया, उसके बाद जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के दौरान बहुत सी बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं, जैसे हम पेट्रोल है, डीजल है, बहुत सी चीजें, मिट्टी का तेल है, तो उन्हीं में से जो है एक मेथीन निकलती है और उसी से जो है वो फिर आगे जाके प्रोसेस करके क्या होता है जी, सॉरी, एथीन जो है वो निकलती है और उस एथीन से फिर क्या होता है, आगे हम पॉलीमर्स बनाते हैं जिसको हम प्लास्टिक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहां से, ऑयल के प्रोडक्शन से बन रही है, उसके साथ साथ गैस से भी जो है इसको बनाया जा रहा है और फिर आगे से यूज किया जा रहा है। तो अब ये 1% 2014 में था ऑयल की प्रोडक्शन का, और अब जो है वो 2050 तक 20% हो जाएगा। तो अंदाजा करें कि अभी जो है वो इतना ज्यादा है, तो फिर जब 20% हो जाएगा तो फिर इसको कैसे जो है कंट्रोल किया जाएगा। अब ये क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो पैदा कर रहा है बहुत ज्यादा, और इसके साथ साथ जो है ये कैसे हमें ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा रहा है कि ये खत्म नहीं हो सकता। जब कोई चीज खत्म ही नहीं हो सकती तो फिर वो इसी तरह पड़ी रहेगी, जाहिर बात है। जब वो डिग्रेड भी नहीं होगी तो फिर उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, जहां पे वो मौजूद है, यानी मिट्टी को, सॉइल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्लास्टिक लाइफ साइकिल अगर उसकी बात करते हैं किस तरह कंट्रीब्यूट करता है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसके अंदर, और माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। कि हम ये समझते हैं, हम जब भी उन्हें जलाया जाता है प्लास्टिक वगैरह को कंटेमिनेट करने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो पॉइजनस जो इस टाइम पे एयर है वो किसकी है, वो जब हम प्लास्टिक जलाते हैं, तो क्योंकि वो केमिकल्स एक्चुअली में जो है बर्न हो रहे होते हैं और वहां पे वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अगर ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें पोल्यूशन की, प्लास्टिक की, तो इस टाइम पे आप अंदाजा कर लें कि 11 मिलियन टन, 11 मिलियन टन का जो प्लास्टिक है वो इंटर हो रहा है ओशंस के अंदर, ठीक है। यानी कि जो समंदर हैं या जो बहर हैं, उन बहरों के अंदर 11 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो क्या हो रहा है जी, हर साल जमा हो रहा है, और ये इंपैक्ट कर रहा है 800 के करीब मेरीन जो कोस्टल स्पीशीज है उनको, यानी कि जो समंदर के अंदर पाए जाने वाली जो स्पीशीज हैं उनको 800 के करीब जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है और उनको खत्म कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है समंदर के अंदर का, उसको भी, ये इकोसिस्टम को भी बर्बाद कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं इसको मजीद, इसकी वेस्ट को, तो 2040 तक जो है ये क्या करेगा, ये जो इकोसिस्टम है उसको इंतहाई बर्बाद कर देगा, ठीक है, तबाह कर देगा, आप ये कह सकते हैं। तो 2040, अभी हम 15 साल दूर है उससे, 15 से 18 साल, तो इसका मतलब ये है कि 15 से 18 साल के बाद जो है, जब ये जो बच्चे हैं ये जवान होंगे, तो इनके रहने के लिए कोई भी जगह यहां नहीं बचेगी, क्योंकि इकोसिस्टम पूरे का पूरा बर्बाद हो चुका होगा। और इस टाइम पे आप एनवायरमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो देख लें। अब अगर इसमें पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है, और पाकिस्तान को वैसे भी क्लाइमेट चेंज, आपको पता है 7 नंबर पे जो है पाकिस्तान है क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनकी वजह से। और ऊपर से पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, आप अगर देख लें क्लाइमेट चेंज को लेके या प्लास्टिक को लेके, क्योंकि बार बार इसीलिए आ रहा है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर तो शायद वो इसको काउंटर कर लें कोई ना कोई पॉलिसी बना के, लेकिन हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हम इसे बैन करते हैं, फिर से उसी तरह से यूज हो रहा होता है। इस टाइम पे तकरीबन ये पाकिस्तान के अंदर बैन है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि बैन होने के बावजूद ये यूज हो रहा है। तो जो यूएनडीपी है उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान की हाई परसेंटेज जो है वो प्लास्टिक वेस्ट है, और खास करके साउथ एशिया के अंदर, यानी साउथ एशिया के अंदर अगर हम टॉप कंट्रीज देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान जो है वो शामिल है, जहां पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक जो है वो यूज हो रहा है, उसका वेस्ट मौजूद है। 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वेस्ट होता है एनुअली, यानी सालाना 3.3 जो है वो मिलियन टन वेस्ट हो रहा है, और जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा जो है और हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हैजर्ड जो है क्रिएट कर रहा है। तो ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और हमारे माहौल के लिए भी जो है नुकसानदेह। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और लेजिस्लेशन की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो गो के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान कमिटेड है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कमिटेड नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि शायद गवर्नमेंट जो है उसकी विल नहीं है, क्योंकि जब विल होगी तो फिर लोग तभी कमिटेड होंगे, वरना तो लोगों को आप छोड़ दें तो लोग तो कभी भी आप लॉज बनाते हैं कोई फायदा नहीं है। जो पाक ईपीए है ये काम कर रही है एजेंसी पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और इसे मिटिगेट करने के लिए। अब हमने जो है इसे बैन किया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर बैन है, लेकिन आप देख लें इस्लामाबाद के अंदर आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर देख लें जी खैबर पख्तूनख्वा ने इसको बैन किया हुआ है 2022 के अंदर, तो वहां पे भी आपको ये नॉर्मली मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉज मौजूद हैं, कवानीन पाकिस्तान में बने हुए हैं, लेकिन कहां पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हर जगह पे जो है वो मौजूद है लॉज के बावजूद भी, क्योंकि सख्ती कोई नहीं है। मल्टी फेस्ड अप्रोच फॉर इफेक्टिव चेंज। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डायरेक्टली जो है वो एक ही अप्रोच नहीं चाहिए, बल्कि हमें डिफरेंट अप्रोचेस चाहिए ताकि जो है हम इसको काउंटर कर सकें
और इसको जो है वो आगे तबाही से रोक सकें। और हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि हमें जो है वो कंप्रिहेंसिव अप्रोच के तहत टारगेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल एक्शंस को कि कैसे उसको काउंटर किया जा सके, और सिस्टमैटिक चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें। सिस्टमैटिक चेंजेस के थ्रू जो है ये होगा, यानी एक सिस्टम के थ्रू होगा। अब हम अगर ये कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो बैन है, ठीक है, अब सवाल ये है कि प्लास्टिक बैन है तो उसके बदले में हम क्या यूज करें। अब एक बंदा टमाटर लेने जा रहा है तो क्या वो गोद में लेके आए, वो आलू लेने जा रहा है तो वो कहां से लेके आए, ऐसा ही है। तो डे टू डे की जब चीजें लेके आ रहा है तो वो गोद में लेके आएगा। जैसे नए नए इस्लामाबाद के अंदर जब बैन हुए थे तो हर चीज जो है प्लास्टिक के जो है वो उसके अंदर कागज के शॉपर के अंदर दी जा रही थी, तो वो कागज का शॉपर इतना ज्यादा सस्टेनेबल है ही नहीं, ज्यादा वेट भी उसके अंदर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर हमें इसके अपोजिट में कुछ ना कुछ अवेयरनेस की कैंपेन क्रिएट करनी पड़ेगी, और हमें जो है वो सीरियसली सिस्टमैटिक चेंजेस के थ्रू हमें इसे आगे लेके जाना पड़ेगा। कैसे? एजुकेशन के थ्रू, यानी हमें एजुकेशन के थ्रू इससे सिलेबस का हिस्सा बना के हमें जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। और हमें क्या करना पड़ेगा जी, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी अब अगर मैं हूं तो मेरे हिसाब से मैं कैसे उसको काउंटर कर सकता हूं। अब जैसे हमने लास्ट में देखा कपड़े के जो है बैग वगैरह भी सामने आए, लेकिन वो फिर गायब हो गए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम है और हमारी जो नीड है वो बहुत ज्यादा है। हम दिन में 10 बार तो कोई चीज परचेज करने जाते हैं और 10 बार जो है प्लास्टिक में हम लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो लाजमी बात है हेल्थ के लिए इसके बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट्स हैं, जो केमिकल हैं, ठीक है, और जो माइक्रोप्लास्टिक इंजेक्शंस हैं, ये क्या कर रहे हैं जी, ये इंडस्ट्री के लिए भी नुकसानदेह है और साथ में ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो वर्कर्स के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये हर जगह पे इंडस्ट्री के अंदर भी और बाहर भी जो है ये नुकसानदेह है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की और रिसोर्सेज एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके हमें दो रुख देखने को मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। एक रुख तो ये है कि जाहिर बात है ये एक नीड है, तो जो बिजनेसमैन है, जो प्योरली बिजनेसमैन है उसकी बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन जो बिजनेसमैन है जो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, तो उन लोगों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि वो तो इसका काम कर रहे हैं, वो छोड़ेंगे भी नहीं, वो इसी तरह से सेल करते रहेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये कॉस्ट किसको पड़ रही है? ये कॉस्ट पड़ रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, और कम्युनिटीज को ये कॉस्ट पड़ रही है कि ये हमें, मुझे और आपको, मुआशरे को जो है इसको पे करना पड़ रहा है। अब मुआशरा खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकता, गवर्नमेंट जब कॉस्ट करेगी, जाहिर बात है जब क्लाइमेट चेंज है उसके नतीजे के तौर पे फ्लड्स आ रहे हैं जी, ठीक है। इसी तरह से कराची में आप देख लें, जब भी कराची में फ्लड आता है तो एक ही बात कही जाती है कि ये प्लास्टिक वेस्ट की वजह से है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट ने क्या किया कि जो पानी के जो नाले हैं उनको बंद कर दिया। अब जब उनको बंद कर दिया तो पानी का कहीं फ्लो है ही नहीं। अब पानी का फ्लो नहीं है तो क्या होगा? अब वो पूरे का पूरा, हम हर बार यही सुनते हैं कि कराची जो है डूब गया, और जब भी ऐसा मौसम आता है तो हर शहर का ये हाल है। हर शहर में जो है वो प्लास्टिक ने चीजों को ब्लॉक किया हुआ है, और उसके नतीजे के तौर पे क्या है, वहां से सीवरेज का सिस्टम सारा का सारा खराब है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे तबाही हो रही है। तो कॉस्ट हमें ही पे करनी पड़ रही है, किस वजह से? कि गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है। तो इकोनॉमिक लॉस तो जाहिर बात है हो रहे हैं, इसलिए हमें जो है बड़े इकोनॉमिक लॉस को सामने रख के इस छोटे के ऊपर जो है वो काउंटर करना पड़ेगा। और देखिए अब रीन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो फिर तभी हम इसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, वरना ये ग्रीन हाउस इमिशन और इसी तरह से जो है, क्योंकि जब हम जलाएंगे इसको तो कार्बन पैदा होगा, तो वो सारे का सारा ग्रीन हाउस गैस है, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पैदा होंगे, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है। और हम जानते हैं कि जब भी हम इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर बात करते हैं किसी भी वेस्ट को यूज करने की दोबारा से या उसको खत्म करने की, तो हमारे पास जो है 3R प्रोसेस हम फॉलो करते हैं नॉर्मली, कि हम रिड्यूस करें, रिसाइकल करें और रीयूज करें। नॉर्मली ये जो है ये पॉलिसी अपनाई जाती है 3R की। तो 3R की पॉलिसी में क्या है कि रिड्यूस में हम फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि हम मिनिमाइज करें इस प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्शन को कम करें, खत्म ना करें, इसे कम करें, ताकि जो कंजम्पशन है उसको हमें किसी न किसी साइड पे हम लेके जा सकें और आहिस्ता आहिस्ता हम कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकें। और इसकी जगह हम दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉथ का बैग हो गया, कपड़े का जो बैग है, स्टेनलेस स्टील हो गया, वाटर बॉटल्स जो है इनको रिप्लेस किया जा सकता है, और ग्लास कंटेनर्स जो है इनको यूज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम इनको यूज कर आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करके जो है वो दूसरी चीजों की तरफ जा सकते हैं, और वो चीजें जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हों, जो कि कम से कम हम जिनको जो है वो खत्म करें तो खत्म हो सकें। प्लास्टिक तो खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिसाइकल हम इसे करें, ठीक है जी, रिसाइकल करेंगे तभी होगा। और ये कब होगा? जब हम प्रॉपर रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, पब्लिक है, तो हम जो है इन्वॉल्व करके इन चीजों को आगे लेके जा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं इनोवेटिव रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज। क्योंकि आज हम साइंस के दौर में हैं, तो हम ऐसा वे निकाल सकते हैं कि जिससे हम इनको, अब जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कराची में आपने पिछले दिनों देखा कि एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने फर्स्ट प्लास्टिक की जो है वो एक रोड बनाई है। गो कि उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने बना दी,
इनोवेट करके, ठीक है, और वो रोड इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि इसको यूज किया जा सकता है और इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी नीड है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो टूटी फूटी रोडें हैं, तो इसका मतलब हम प्लास्टिक को यहां पे यूज करना शुरू कर दें, तो ये एक इनोवेटिव यूज है इसका और ये बेहतर यूज है, इससे हम इसको जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं। तो लैंडफिल्स में अगर हम लेके जाते हैं तो वहां पे ये खत्म तो होता नहीं है, वहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर लैंडफिल में भी लेके जाते हैं तो फिर प्रॉपर साइड्स होनी चाहिए और एट द एंड रीयूज हम इसको करें, रीयूज ऑफ इंडस्ट्रीज बना बना के नई नई चीजें उससे देती हैं, तो ये एक बेहतर अप्रोच है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। उसके लिए हमें जो है वो अप्रोच अपनानी पड़ेगी। जैसे आप देखिए बाहर के ममालिक में क्या होता है कि 3 मुख्तलिफ तरह के डस्टबिन जो है हर घर के बाहर आपको मिलेंगे, कि जहां पे एक जगह पे आप कांच की चीजें डालेंगे, जहां पे एक जगह प्लास्टिक डालेंगे और एक जगह पे दूसरा डिग्रेडेबल वेस्ट है वो डालेंगे, और फिर वो उसी हिसाब से उसको कलेक्ट करके लेके जाया जाएगा और फिर आगे यूज किया जाएगा। अभी कराची में और लाहौर में 1-2 कंपनी काम कर रही हैं इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत कम है या ये ना होने के बराबर है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक के लिए। और अगर हम पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करते हैं तो सस्टेनेबल चेंजेस तब भी आएंगी जब तक जो है वो पॉलिसीज नहीं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है वो EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी जो है, इसके तहत हम इस प्रोग्राम के तहत क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें अकाउंटेबल बना सकते हैं, जो बनाने वाले हैं, जो फैक्ट्रीज हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, ताकि जो है वो इसको काउंटर किया जा सके और इसकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल और इसको जो डिजाइन करना है उसके ऊपर काम किया जा सकता है, ताकि किसी तरह हम इसे यूज भी करते हैं लेकिन ये डिग्रेडेबल हो सके। और फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ठीक है, और रिसर्च को सपोर्ट करें कि ताकि इसको यूज भी करते रहें, लेकिन ये कोई ऐसा वे निकल आए साइंटिफिक वे जिसमें जो है ये दोबारा से यूज हो सके। और क्या हम कल्टीवेट करें जी सस्टेनेबिलिटी को और एक ऐसा कल्चर जो है वो लेके आए जिससे जो है वो इसको मिटिगेट किया जा सके, इसको ओवरकम किया जा सके, कि इन्वायरमेंट की कोई भी चीज हम उसको खत्म नहीं कर सकते, अल्टीमेटली हम उसको जो है वो कम कर सकते हैं उसके इफेक्ट्स को, कि जब हम उसके असरात को कम करेंगे तो फिर जो है वो हम एक किस्म का उसको एक रेंज के अंदर लेके आ जाएंगे कि वो इतना ज्यादा नुकसान न करे। तो अब इसकी को एग्जिस्टेंस की हार्मनी जो है हमने एनवायरनमेंट के साथ पैदा करनी है, कि एक साइड पे एनवायरनमेंट है और दूसरी साइड पे हमारी ये जो चीजें यूज हो रही हैं तो जाहिर बात है एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं, तो हम किस तरह से इनको जो है वो एक जगह एक प्लेस पे लेके आ सकते हैं ताकि जो है एनवायरनमेंट का भी थोड़ा कम नुकसान होगा तो सही, और हम भी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में डालें, तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो एट द एंड जब तक हम जो है वो लेजिस्लेशन नहीं करेंगे प्रॉपर और एनवायरनमेंट जो कैंपेन्स हैं वो नहीं चलाएंगे, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और कोलैबोरेटिव वर्क नहीं होगा, तब तक जो है हम कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो कि इन फ्यूचर काम कर सके। तो इसलिए सबसे पहले पॉलिसी बनाने से पहले हमें ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ेगा, यानी हम कोई अल्टरनेट देंगे तो उसके नतीजे के तौर पर फिर प्लास्टिक जो है वो जाहिर बात है रिप्लेस हो सकता है। अगर हम वैसे ही उसको बैन कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बैन हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एनवायरनमेंट के हवाले से भी और करंट अफेयर्स के हवाले से भी और जीएसए के हवाले से भी। तो उसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।